Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के इस सेशन में हम आर्टिकल 129 ऑफ क्यूएसओ करेंगे. ये बर्डन ऑफ प्रूफ का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसमें लास्ट आर्टिकल है. बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इस आर्टिकल में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके रिगार्डिंग कोर्ट ये प्रजम्पशन ले सकती है, ये प्रज्यूम कर सकती है कि वो फैक्ट्स हुए होंगे, उनकी एग्जिस्टेंस को कोर्ट मान के चलती है. तो यहाँ पे कोर्ट जो ये प्रजम्पशन ले रही है किसी फैक्ट के रिगार्डिंग, ये फिर अपोजिट जो पार्टी होगी, जो भी पार्टी उन फैक्ट्स को डिनाई कर रही होगी कि ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ फिर उन पे होगा कि वो साबित करें कोर्ट ने तो प्रजम्पशन ले ली है कि ये एग्जिस्टेंस में है. अब आगे इनको इन फैक्ट्स को डिसप्रूव करने के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे है जो डिनाई कर रही है. आर्टिकल 129, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स. कोर्ट हेडिंग टाइटल में ये कहा गया है कि कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट ले सकती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है. यहाँ पे शैल प्रिज्यूम का वर्ड नहीं है, यहाँ पे मे प्रिज्यूम है. सो कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग कि वो एग्जिस्टेंस में है, कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकती है. द आर्टिकल स्टेट्स द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड. कोर्ट किसी भी एक फैक्ट के रिगार्डिंग ये प्रिजम्पशन ले सकती है जिसकी एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग कोर्ट को ये लगता है, ये वर्ड्स हैं, इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड, कोर्ट को ये लगता है कि ये हुए हैं, ये एग्जिस्टेंस में है फैक्ट, उनके रिगार्डिंग कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकती है. रिगार्ड बीइंग हैड टू कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो कि नेचुरली होते हैं उनके रिगार्डिंग कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकती है. ह्यूमन कंडक्ट के रिगार्डिंग कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकती है. एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, या जो पब्लिक या प्राइवेट बिजनेस हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोई फैक्ट है तो कोर्ट उनकी एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग ये प्रिजम्पशन ले सकती है, ये मान लेती है कोर्ट के ये एग्जिस्टेंस में है. जो पर्सन इसको डिनाई कर रहा है वो फिर उसको डिस्प्रूव करे, वो एविडेंस ले और उसको प्रूव करे कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट कोर्ट तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ले रही है इन देयर रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर केस. अब ये आर्टिकल 129 बड़ा स्मॉल सा आर्टिकल है, बट अगर हम इस आर्टिकल की एसेंस को समझना चाहते हैं तो हमें इसकी इलस्ट्रेशंस को देखना होगा, उन्हें समझना होगा. इलस्ट्रेशंस हैं, इसके साथ इलस्ट्रेशन के बाद कुछ और सर्कमस्टांसेस भी बताए गए हैं उन्हीं इलस्ट्रेशन से रिलेटेड. अगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे हमारे लिए ये आर्टिकल अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया 129, तो हमें कभी भी इसकी समझ हमें नहीं आएगी. सो इलस्ट्रेशंस को करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इलस्ट्रेशन ए, द कोर्ट में प्रिज्यूम, यहाँ पे कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकती है that a man who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession. देखें यहाँ पे ये पहली जो इलस्ट्रेशन है ए, इसमें ये बताया गया कि अगर कोई पर्सन है उसके पास से कोई स्टोलन गुड्स रिकवर हो रही हैं सून आफ्टर थेफ्ट, उससे रिकवर हो रही हैं, तो यहाँ पे कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकती है कि या तो ये खुद थीफ है, इसने खुद चोरी किया है इनको, या फिर इसके नॉलेज में था ये स्टोलन गुड्स हैं और इसने इनको खरीदा है, इस जानते हुए इसके नॉलेज में था कि ये स्टोलन गुड्स है. सो कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन ले सकती है कि या ये चोर है या इसने जानबूझ के जानते हुए ये स्टोलन गुड्स खरीदी है. यहाँ पे कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेगी अगर कोर्ट को लगेगा कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, और फिर ये जो पर्सन जिसके पास से वो रिकवर हुए हैं, ये फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ जाता है कि वो प्रूव करे कि उसके पास ये स्टोलन गुड्स कहाँ से है. पहली इलस्ट्रेशन बी, दैट एन accomplice इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated इन मटेरियल particulars. देखिए ये आर्टिकल 16 जब हमने किया था कानून शहादत ऑर्डर में, तो वहाँ पे ये accomplice से रिलेटेड जो शरीक जुर्म होता है, अगर ए बी सी तीनों ने मिलके कोई जुर्म किया तो ये accomplice होंगे ए बी सी. अब यहाँ पे ये आर्टिकल 16 में ये कहा गया था कि अगर तो accomplice की स्टेटमेंट पे जो उसके शरीक जुर्म होंगे दूसरे, उनको सजा दी जा सकती है एक्सेप्ट हदूद केसेस, ये आर्टिकल 16 में बताया गया था. और मैंने वहाँ पे भी कहा था
कि इस आर्टिकल 16 को आर्टिकल 129 के साथ मिला के पढ़ना है, वरना इनको सेपरेटली हम पढ़ नहीं सकते, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 129 बी को। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो एक्म्प्लिस है ये बिलीवेबल पर्सन नहीं है। वहां पे कहा था कि उसकी स्टेटमेंट पे सजा हो सकती है आर्टिकल 16 में, यहाँ पे कहा है कि अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, उसके आपने बिलीव नहीं करना जब तक कि उसकी स्टेटमेंट क्रॉबोरेट कर दे दूसरे मटेरियल फैक्ट्स के साथ, तब तक उसकी स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं करना। अब यहाँ पे कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है, अगर कोई कंप्लीट स्टेटमेंट देता है तो कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन ये लेगी कि ये अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, इसकी बात पे हमने यकीन नहीं करना। हो सकता है ये अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहा है, या हो सकता है कि जो अपने दोस्तों का नहीं हुआ वो कोर्ट का क्या होगा, झूठी गवाही दे के अपने आप को बचाने के लिए उनको उनको फंसा रहा हो अपने साथियों को। सो कंप्लिस जो है उसकी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कोर्ट ने ये प्रिजम्पशन ले लेनी है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है जब तक कि उसके दूसरे वो उसकी जो स्टेटमेंट है क्रॉबरेट ना कर जाए दूसरे मटेरियल फैक्ट्स के साथ। फॉर इंस्टेंस उसने कहा कि ए बी सी 3 पर्सन थे, उनमें से ए ने कहा, कोर्ट में आकर स्टेटमेंट दी कि हम तीनों ने मारा है, मार के उस पर्सन की लाश हमने फलानी जगह पे जो है जाके वो दफन की है। अब यहाँ पे कोर्ट ने पहली प्रिजम्पशन ले लेनी है कि जी ये तो झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर जिस जगह से वो बता रहा है कि वो जो लाश है वो रिकवर हो रही है, जिस वेपन से इन्होंने मारा था वो रिकवर हो रहे हैं, तो वहां पे वो जब तक ये क्रॉबोरेट नहीं होगी उसकी स्टेटमेंट पे कोर्ट ने उसको ट्रस्टवर्दी नहीं मानना, ये प्रिजम्पशन लेके चलनी है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। इलस्ट्रेशन सी, दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और एंडोस्ड, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रही है कि कर रहे हैं कि वो अगर एक्सेप्ट किया गया, एंडोस किया गया, was accepted or endorsed for good consideration। यहाँ पे देखेंगे ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात रिगार्डिंग कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले लेगी, ले सकती है, मे प्रज्यूम है कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है थ्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको इंडोर्स किया गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया है, ये अच्छी नीयत से किया गया, यहाँ पे कोई फ्रॉड का एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे पार्टीज की नीयत थी ठीक थी, सो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन उसके थ्रू की गई है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन डी, दैट अ थिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स which has been shown to be in existence within a period shorter than that within which such things or states of things usually ceases to exist is still in existence। देखें अब यहाँ पे इसको अगर इस इलस्ट्रेशन डी को सिंप्लीफाई करें तो क्या अगर मेरे घर के बाहर एक रोड है, क्या ये रातों रात खत्म हो सकती है? क्या एक कोई ब्रिज है, क्या वो रातों रात खत्म हो सकता है? क्या एक बिल्डिंग आज कह रहे हैं कि यहाँ पे है और कल कोर्ट में आप कहें कि वो वहाँ पे कोई बिल्डिंग ही नहीं है? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि थिंग्स की जो जो ऐसी चीजें जो एग्जिस्टेंस में है और शॉर्टर पीरियड में उनको खत्म नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले कि चलेगी कि वो स्टिल एग्जिस्टेंस में है। जैसे एक ब्रिज रातों रात खत्म नहीं हो सकता, एक रिवर है, वो अगर कोई कहे कि जी कल यहाँ पे रिवर था आज वो रिवर नहीं है, कोर्ट में आके ये कहें तो कोर्ट नहीं मानेगी। अगर वो रिवर कल था तो एक दिन में तो वो कहीं गायब नहीं हो सकता, कोई एक बिल्डिंग थी एक दिन में तो वो कहीं गायब नहीं हो सकती। सो कोर्ट ने यहाँ पे प्रिजम्पशन ले लेनी है कि वो स्टिल एग्जिस्टेंस में है। जो पार्टी डिनाई कर रही है कि वो बिल्डिंग रातों रात खत्म हो गई है, वो दरिया खत्म हो गया, वो रोड वहां से एक रात में खत्म हो गई है, वो प्रूव कर दे, ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा, कोर्ट ने यहाँ पे प्रिजम्पशन ले लेनी है। Next one, that judicial and official acts have been regularly performed। नेक्स्ट वन ये ई में कहा गया है कि ये भी कोर्ट प्रिजम्पशन लेंगी कि अगर कोई जुडिशियल प्रोसीजर कोई इन क्वेश्चन है तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये हाँ ये हुआ है, आप इसको प्रूव कर दो कि ये जुडिशियल एक्ट जो रेगुलरली परफॉर्म किया जाता था वो नहीं किया गया। फॉर इंस्टेंस अगर कोर्ट ने किसी को नोटिस भेजने हैं तो ऑब्वियसली वो कोर्ट की तरफ से वो नोटिस एक पर्सन ने जाके डिलीवर करने हैं, तो कोर्ट तो ये मान लेगी, यहाँ पे ये प्रिजम्पशन लेगी कि मैंने नोटिस भेजे थे उस पर्सन तक डिलीवर हो गए हैं, आप प्रूव कर दो, जो डिनाई कर रहा है कि मुझे नोटिस नहीं मिले वो प्रूव कर दे। अगर किसी ने अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में पेश की है तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन मान के चलेगी कि यस इसकी ओरिजिनल कॉपी होगी,
ये तो फोटोकॉपी या ये सर्टिफाइड कॉपी एक थ्रू प्रोसेस दी गई है, आप प्रूव कर दो अगर डिनाई कर रहे हो कि ये सर्टिफाइड कॉपी की कोई ओरिजिनल कॉपी है ही नहीं। तो ये कोर्ट के जो जुडिशियल एक्ट्स हैं वो रेगुलरली परफॉर्म होते हैं, उनके रिगार्डिंग कोर्ट ने प्रिजम्पशन ले लेनी है कि वो हुए होंगे। नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन एफ, दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसेस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं, अगर तो वो नॉर्मल कोर्स में जो हो रही हैं, कोर्ट उनको मान के चलेगी कि वो हुई होंगी। फॉर इंस्टेंस अगर हम टीसीएस के थ्रू अगर कोई अपनी पोस्ट भेजते हैं और वो 3 दिन में पहुंचनी होती है या 2 दिन में पहुंचनी होती है, तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि वो जो टाइम था 2 दिन था या 3 दिन था उसमें पहुंच गई होगी। अगर कोई इस बात को डिनाई करता है, कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले लेगी कि यस, क्योंकि यूजुअली कोर्स ऑफ बिजनेस में टीसीएस वाले 2 दिन में पहुंचा देते हैं, तो वो 2 दिन में पहुंच गई होगी। अगर कोई पर्सन रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं जी वो नहीं पहुंची, तो बर्डन ऑफ प्रूफ है उस पे है कि वो साबित कर दे कि ये नहीं पहुंची हमारे पास। नेक्स्ट वन जी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट एविडेंस विच कुड बी एंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड वुड इफ प्रोड्यूस्ड बी अनफेवरेबल टू द पर्सन हु विदहोल्ड्स इट। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई एविडेंस किसी पर्सन ने प्रोड्यूस करनी थी, उसकी लाइबिलिटी थी वो, लेकिन उसने प्रोड्यूस नहीं की, तो कोर्ट यहाँ पे ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि इसने प्रोड्यूस इस वजह से नहीं की क्योंकि ये इसके अगेंस्ट होगी। ये प्रिजम्पशन कोर्ट ले सकती है कि अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था, उसने प्रोड्यूस ही नहीं किया, वो नहीं कर रहा, कोर्ट उसको कह भी रही है वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो यहाँ पे 129G की प्रिजम्पशन कोर्ट ले सकती है कि ये इस वजह से प्रोड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इसके अगेंस्ट होगा, इस वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। Illustration H, that if a man refuses to answer a question which he is not compelled to answer by law, the answer if given would be unfavorable to him। ये नेक्स्ट भी, अब जो जी थी उसमें किसी एविडेंस की बात की गई थी, यहाँ पे कह रहे हैं कि एच में कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन पुट किया गया एविडेंस के दौरान और वो पर्सन रिफ्यूज कर देता कि मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ, और लॉ के रिगार्डिंग उसको कंपेल भी नहीं किया गया, लेकिन उसने कह दिया कि मैं जवाब नहीं देता, उसने रिफ्यूज कर दिया या फिर वो खामोश रह गया, उसने जवाब ही नहीं दिया, तो इन सिचुएशन में कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि अगर ये जवाब देता तो इसके खिलाफ होना था, इस वजह से अपने आप को सेव करने के लिए ये जवाब क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा। सो जी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया तो कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकती है कि इसके अगेंस्ट होने थी, वो एविडेंस इस वजह से ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर कोई पर्सन आंसर नहीं करता है एच में, तो इसका मतलब कोर्ट यहाँ पे ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि इसने इस वजह से आंसर नहीं किया क्योंकि ये इसके अगेंस्ट जाना था। लास्ट वन जो इलस्ट्रेशन है आई, that when a document creating an obligation is in hands of the obliger, the obligation has been discharged। देखें, अब इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं। ए ने बी को लोन दिया और लोन के बदले में उसने उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले लिए। अब अगर तो डॉक्यूमेंट्स वापस जिस बंदे की प्रॉपर्टी है, जब तक वो पैसे लोन के वापस नहीं करेगा वो उसको डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करेगा। नॉर्मल प्रैक्टिस में यही होता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तो डॉक्यूमेंट्स वापस उसी पर्सन के पास हैं जिसने लोन लिया था, जो ओब्लाइजर था, तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर दी गई थी, इसने पैसे वगैरह दे दिए थे। If when a document creating an obligation is in the hands of the obliger, the obligation has been discharged। यानी कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि भाई इसने पैसे दे दिए होंगे तभी तो डॉक्यूमेंट्स इसके पास वापस आए हैं। सो ये थी इलस्ट्रेशंस आर्टिकल 129 की। अब आगे ये यहाँ पे ही खत्म नहीं हो जाती स्टोरी, आगे फर्दर भी इसमें इन इलस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कुछ सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट लेगी या नहीं लेगी ये प्रिजम्पशंस। बट द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू सच फैक्ट्स एज फॉलोइंग in considering whether such maxim do or do not apply to the particular case before it। ये आगे हर जितनी भी हम ये इलस्ट्रेशन पढ़ के आए हैं ना, इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने कुछ सर्कमस्टांसेस भी बता दिए गए हैं कि अगर इस किस्म के सर्कमस्टांसेस होंगे तो कोर्ट कंसिडर करेगी कि क्या उसने प्रिजम्पशन लेनी है या नहीं लेनी है। इलस्ट्रेशन में तो हमें ये बता दिया गया ना कि ये सिचुएशन है, इनमें कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकती है।
फर्दर आगे जाके को इस आर्टिकल में ये कह दिया गया कि कोर्ट ने कुछ और सर्कमस्टांसेस भी हैं इन्हीं इलस्ट्रेशन से रिलेटेड। कोर्ट ने जब प्रिजम्पशन लेनी है या नहीं लेनी तो इन सर्कमस्टांसेस को भी कंसिडर करना है। अब हमने नंबर 1 जो पढ़ी थी वो स्टोलन गुड्स से रिलेटेड हमने इलस्ट्रेशन ए की थी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एज टू इलस्ट्रेशन ए, a shopkeeper has in his till a marked rupee soon after it was stolen and cannot account for its possession specifically, but is continually receiving rupees in the course of his business। देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं, हमने तो पढ़ के आए थे इलस्ट्रेशन ए में कि अगर किसी के पास स्टोलन गुड्स होंगी तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि या तो ये थीफ है या इसने जानते बूझते हुए ये स्टोलन गुड्स खरीदी हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कोर्ट के सामने कि एक शॉपकीपर है, अब उसका गल्ला होता है, उसकी टेल होती है जिसमें वो पैसे रखता है, कोई स्टोलन एक रुपी था, कोई कॉइन था उस या कोई नोट था, उसके ऊपर मार्क किया हुआ था, वो उसकी टेल में से अगर रिकवर हो गया है तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसका रनिंग बिजनेस है, कस्टमर आते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं, पैसे एक्सचेंज होते रहते हैं। अब वो हर एक नोट के बारे में नहीं बता सकता कि उसने कहाँ से ये लिया है, क्योंकि उसका रनिंग बिजनेस है, कस्टमर आते जा रहे हैं, पैसे देते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब अब वो जो नोट था या जो कॉइन था, जो मार्क था, जो कि स्टोलन था, वो उसकी टिल से, उसके गले से रिकवर तो हो गया है, बट यहाँ पे कोर्ट सोचेगी कि क्या उसका प्रिजम्पशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए कि ये या तो थीफ है या इसने जानते बूझते हुए ये स्टोलन गुड्स इसके पास से रिकवर हुए हैं, इसने जानबूझ के अपने पास से खरीदे हैं या व्हाटएवर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोर्ट यहाँ पे ये प्रिजम्पशन नहीं लेगी क्योंकि उसका रनिंग बिजनेस है, वो बता भी नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि टिल में से कैसे निकल आए। नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन बी, हमने अकम्पलिस की पढ़ी थी कि अकम्पलिस को कोर्ट ने ये मान के चलना है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, बट यहाँ पे कह रहे हैं सिचुएशन, ए क्राइम is committed by several persons A, B and C. Three of the criminals are captured on the shop. A, B, C 3 क्रिमिनल थे। अब हम मान के ये चल रहे हैं कि कोर्ट ने ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि जो कंप्लेस है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन हो कि एक कोई क्राइम किया है, A, B, C तीनों ने मिलके और उनको एक शॉप से पकड़ा गए हैं वो तीनों, एंड केप्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और उन्हें एक दूसरे से अलग अलग कर दिया गया है। ईच गिव्स एन अकाउंट ऑफ द क्राइम इम्प्लीकेटिंग डी, और उन तीनों ने जो देखें शॉप एक क्राइम 3 पर्सन एबीसी ने किया, उसके बाद वो एक शॉप में जाकर छुपे और वहां से पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब पुलिस ने क्या किया, एक को एक कोने में ले गया, दूसरे को दूसरे कोने में ले गया, तीसरे को तीसरे कोने में ले गया और उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ है, और उन तीनों ने वहां पे ये कहा कि ये क्राइम जो है वो डी ने किया है, हमने नहीं किया। Each gives an account of the crime implicating D and the accounts corroborating each other in such a manner as to render previous concert highly improbable। और उन्होंने तीनों ने जब ये कहा ना कि डी ने किया, और सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने कोई सलाह मशवरा तो फौरी कर नहीं लिया, और तीनों डी बता रहे हैं और वो सर्कमस्टांस भी बता रहे हैं जिनमें वो सब कुछ हुआ गया है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी कि ये जो कंप्लेस है ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। सो यहाँ पे ये इस सिचुएशन में कोर्ट ऑब्वियसली कोर्ट को सोचना पड़ेगा कि क्या उसने ये प्रिजम्पशन लेनी है कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। डिस्क्रिशन कोर्ट की है, ये सिचुएशंस वो बता रहे हैं इलस्ट्रेशन की, ऊपर हमें क्लियर कट कह दिया कि ट्रस्टवर्दी नहीं है जब तक कि उसकी corroborate ना कर लिया जाए। यहाँ पे ये फर्दर आगे उसमें सिचुएशन बता रहे हैं, अब इस सिचुएशन में ये प्रिजम्पशन कोर्ट लेगी नहीं लेगी डिपेंड करता है, बट अब यहाँ पे ये प्रिजम्पशन नहीं ली जाएगी क्योंकि तीनों की सिचुएशन ऐसी है, वो तीनों मुख्तलिफ जगह पे एक ही बात कर रहे हैं और वो corroborate भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की पढ़ी थी कि कोर्ट ने ये मान के चलना है, ये गुड कंसिडरेशन में की गई थी ट्रांजैक्शन जो बिल ऑफ एक्सचेंज की गई थी, लेकिन यहाँ पे इलस्ट्रेशन सी, एज टू इलस्ट्रेशन सी, ए द ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वाज अ मैन ऑफ बिजनेस। अब ए और बी के दरमियान एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई थी, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया था ए की तरफ से, और ए जो है अब ऊपर कोर्ट प्रिजम्पशन ये ले सकती थी
कि वो गुड कंसिडरेशन में हुई होगी, किसी ने फ्रॉड वगैरह नहीं किया होगा। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि जो ए है वो एक बिजनेसमैन है, रिनाउंड बिजनेसमैन है, बी द एक्सेप्टर वाज अ यंग एंड इग्नोरेंट पर्सन, लेकिन जो बी है वो एक यंग पर्सन है, 19-20 साल का, इग्नोरेंट, उसको कानून का इतना नहीं पता है, उसको उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में इतना नहीं पता, वो एक्सेप्टर है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का, कंप्लीटली अंडर एज इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे अगर तो एक बिजनेसमैन है वो चकमा चक्कर दे सकता है किसी यंग पर्सन को जो कि बिजनेस में नया नया आया हो, तो यहाँ पे कोर्ट ऊपर तो कह रहे थे कि प्रजम्पशन ये ले लेंगे कि गुड 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 कंसिडरेशन में हुई है, अच्छी नीयत के साथ हुई है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक पार्टी के इन्फ्लुएंस में दूसरा पर्सन हो, तो यहाँ पे कोर्ट फिर सोचेगी कि क्या ये प्रजम्पशन ली जानी चाहिए ऐसी सिचुएशन में या नहीं ली जानी चाहिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन डी थी जिसमें हमने कहा था कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीज़ अगर कोई पर्सन आके कहे कि वो ख़त्म हो गई है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो कोर्ट यही मान के चलेगी कोई ब्रिज, कोई रोड, कोई कोई बिल्डिंग वगैरह कि एक रात में वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई पर्सन कह रहा है कि जी वो ख़त्म हो गया, तो कोर्ट ने ये प्रजम्पशन लेकर चलनी है कि वो एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे ये सिचुएशन बता रहे हैं, देखिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, इट इज प्रूव दैट अ रिवर रैन इन अ सर्टेन कोर्स फॉर 5 years ago। अगर ये बताया जाए कोर्ट को कि 5 साल पहले एक दरिया, उसका रास्ता ये था, मशरक से मगरब की तरफ चलता था, ये उसका रूट था जिसपे वो बहता था 5 साल पहले, बट इट इज नोन दैट देयर हैड बीन फ्लड सिंस दैट टाइम विच माइट चेंज इट्स कोर्स। लेकिन अगर ये बताया जाए कोर्ट को कि जी 5 साल पहले तो उनकी डायरेक्शन मशरक से मगरब थी, बट अब ये हुआ कि उस वक्त के बाद से वहां पे फ्लड्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं, या एक हफ्ता पहले एक फ्लड आया बहुत बड़ा जिसकी वजह से उस रिवर की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो कोर्ट क्या ये मान के चलेगी, प्रजम्पशन ये लेगी कि ये स्टिल ये रिवर जो है ये मशरिक से मगरिब की तरफ चल रहा है। यानी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कोर्ट यहाँ पे प्रजम्पशन लेने से पहले उसके फैक्ट्स को कंसिडर करेगी। ऊपर तो बता दिया कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अगर खत्म नहीं होती, खत्म नहीं हो सकती, कोई आके कहे तो कोर्ट ने प्रजम्पशन लेनी है, वो स्टिल एग्जिस्टेंस है। बट इस रिवर वाली एग्जांपल में वो अगर तो कोर्स चेंज हो गया, फ्लड्स वगैरह की वजह से हो जाते हैं, तो कोर्ट अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या प्रजम्पशन लेगी नहीं लेगी, वो इस सर्कमस्टांस को भी कंसिडर करेगी। नेक्स्ट जो हमने इलस्ट्रेशन ई पढ़ी थी, द दैट जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म। कोर्ट ये प्रिज्यूम करके ये प्रजम्पशन ले सकती है कि जुडिशियल एक्ट्स वो परफॉर्म किए गए हों, वो रूटीन में किए जाते हैं। अब इसके रिगार्डिंग अगर ये सिचुएशन हो, जुडिशियल एक्ट द रेगुलरिटी ऑफ विच इज इन क्वेश्चन, उस जुडिशियल एक्ट की, अगर किसी जुडिशियल एक्ट की रेगुलरिटी इन क्वेश्चन में हो, तो ये अगर बता दिया जाए कि जी इस दफ़ा ये नहीं किया गया, तो कोर्ट कंसिडर करेगी। दो रेगुलरली वो किए जाते हैं, कोर्ट ये प्रजम्पशन ले सकती है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किसी वजह से वो प्रूव नहीं किए जा रहे, उस केस के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो उस सिचुएशन में कोर्ट कंसिडर करेगी कि क्या उसको लेनी चाहिए वो प्रजम्पशन या नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट एफ, दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केसेस। नेक्स्ट अब एक हमने जो एफ पढ़ी थी इलस्ट्रेशन, उसमें ये था कि जो कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस के काम होते हैं वो कोर्ट ये प्रजम्पशन ले सकती है कि वो हुए होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हमने एग्जांपल ली थी टीसीएस की, कि वो कहते हैं हम 2 दिन में डॉक्यूमेंट को पहुंचा देते हैं, तो कोर्ट ये मान के चलेगी यस वो कॉमन कोर्स में 2 दिन में पहुंच जाती हैं टीसीएस की जो कोरियर्स वगैरह होते हैं, तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि पहुंच गई होगी, ये प्रिजम्पशन कोर्ट ले सकती है। लेकिन अगर ये सिचुएशन हो, the question is whether a letter was received, it is shown to have been posted but the usual course of post was interrupted by disturbance। लेकिन कोई अब कोर्ट ने ये प्रिजम्पशन लेनी है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं उनमें जो भी काम किए जाते हैं वो हुए होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हमें बताया जाए कोर्ट को कि कोई डिस्टर्बेंस हो गई थी, कोई एक्सेप्शनल केस हो गया, फॉर इंस्टेंस अब अगर हम देखें तो ये कोरोना की वजह से कितने काम डिस्टर्ब हुए हैं, जो नॉर्मल रूटीन में काम होते थे बिजनेस के वो डिस्टर्ब हो गए, पोस्ट बहुत बहुत लेट पहुंचना शुरू हो गई। एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर कोई कोरोना का जो पीरियड था उसके दौरान की कोई ट्रांजैक्शन किसी पोस्ट लेटर की थी,
तो यहाँ पे अगर ये बता दिया जाए कोर्ट को कि जी तब तो कोरोना का टाइम था, सारों की डिलीवरियां लेट हो रही थी, ये 2 दिन बाद नहीं पहुंची, ये तो महीने बाद पहुंची है, तो कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन लेगी या नहीं लेगी, इस सर्कमस्टांस को कोर्ट अपने दिमाग में रखेगी पहले कि मैंने प्रिज्यूम ये करना है कि ये नॉर्मली काम हो गया था, वही जो 2 दिन का था उसमें पहुंच गई होगी या नहीं पहुंच गई होगी, जो भी प्रिजम्पशन कोर्ट ने लेनी है, इस सर्कमस्टांस में कोर्ट इसको कंसिडर करेगी, इस फैक्ट को कि ये लेट भी हो सकता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन थी इलस्ट्रेशन जी, कि अगर किसी पर्सन ने कोई एविडेंस वगैरह देनी हो और वो उसको विदहोल्ड कर रहे, वो ना दे, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है इलस्ट्रेशन जी में कि वो उसके अगेंस्ट होनी थी, इस वजह से उसने प्रोड्यूस नहीं की। बट यहाँ पे अगर कोई सर्कमस्टांस इस किस्म का हो तो अ मैन रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, एक पर्सन को कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, उसने रिफ्यूज कर दिया, विच वुड बियर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ स्मॉल इंपॉर्टेंस, जो एक किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग था, जो कि एक स्मॉल इंपॉर्टेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ऑन विच ही इज सूट, जिसके रिगार्डिंग कोई सूट भी उसके अगेंस्ट फाइल हुआ है, बट विच माइट ऑल्सो इंजर द फीलिंग्स एंड रेपुटेशन ऑफ हिज फैमिली। लेकिन अगर तो वो डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस कोर्ट ने उसको कहा कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन ले सकती है कि उसके अगेंस्ट था, इस वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। बट अगर सिचुएशन ये हो कि वो एक कनेक्टेड मैटर था और वो जो डॉक्यूमेंट था अगर वो प्रोड्यूस करता कोर्ट में तो उसकी फैमिली को, उसकी रेपुटेशन को उसने इंजर करना था, तो इस वजह से वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में कोर्ट इस फैक्ट को, इन सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करेगी कि क्या मुझे प्रिजम्पशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन जो इलस्ट्रेशन एच थी उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई पर्सन उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो उसका आंसर ना दे, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि वो आंसर उसने इस वजह से नहीं दिया क्योंकि उसके खिलाफ वो होना था, अगर वो जवाब देता तो उसके खिलाफ होनी थी वो बात, इस वजह से उसने जवाब नहीं दिया। ये इलस्ट्रेशन एच में थी। अब यहाँ पे सर्कमस्टांस कौन सा हो सकता है? अ मैन रिफ्यूजेस टू आंसर अ क्वेश्चन विच ही इज नॉट कंपेल्ड बाय लॉ टू आंसर, बट द आंसर टू इट माइट कॉज लॉस टू हिम in matters unconnected with the matter in relation to which it is asked। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं उस पर्सन के, उसने सवाल का जवाब उससे उससे एक क्वेश्चन किया गया, उसने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो जो क्वेश्चन उससे किया गया है वो इस मैटर से फर्स्ट थिंग वो उससे रिलेटेड ही नहीं है, वो कोई दूसरा मैटर है जिसके रिगार्डिंग उससे कोई क्वेश्चन पुट कर लिया गया, लेकिन अगर वो उसका जवाब देगा तो उसको खुद बड़ा पर्सनल लॉस उस वजह से हो सकता है। एक तो वो मैटर भी कनेक्टेड नहीं है, तो कोर्ट इस सिचुएशन में देखेगी कि इसने जवाब नहीं दिया और ये वजह है कि अगर ये जवाब देता, वो मैटर भी कनेक्टेड नहीं है, इसको कोई लॉस हो सकता था, कोई बिजनेस लॉस हो सकता है, व्हाटएवर जो भी कंडीशन है, तो कोर्ट यहाँ पे इस सर्कमस्टांस को कंसिडर करेगी बिफोर टेकिंग द प्रिजम्पशन कि जी ये इसने इस वजह से जवाब नहीं दिया क्योंकि इसके खिलाफ होना था। सो इस सर्कमस्टांस को, इस किस्म की सिचुएशन को कोर्ट कंसिडर करेगी प्रिजम्पशन लेने से पहले। और लास्ट हमने किया था दैट व्हेन अ डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, अब अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑब्लाइजर के पास ही हो तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि वो ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गई है, वो ट्रांजैक्शन पूरी कर दी गई होगी, जिसमें हमने लोन वाली एक एग्जांपल की थी। अब यहाँ पे सर्कमस्टांसेस क्या बता रहे हैं? एज टू इलस्ट्रेशन आई, a bond is in possession of the obliger, but the circumstances of the case are such that he may have stolen it। लेकिन देखें पहली हमारी वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक पर्सन ने ए ने बी से लोन लिया, लोन लेके उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उसके पास रखवा दिए। अब वो डॉक्यूमेंट्स अगर ए के पास वापस होंगे तो हम तो ये समझेंगे ना कि ए ने अपने लोन के पैसे पूरे दे दिए थे, तब बी ने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए। कोर्ट यहाँ पे ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि जी पैसे दे दिए गए होंगे। बट अगर सिचुएशन ये हो कोर्ट को सामने ये भी फैक्ट्स आ रहे हो कि हो सकता है कि इसने डॉक्यूमेंट्स को इसको चुरा लिया हो, पैसे अभी इसने दिए नहीं है लेकिन इसने अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को ए ने वहां से चुरा लिया हो, केस के फैक्ट्स इस किस्म के हों, तो इस सिचुएशन में कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेने से पहले के ऑब्लिगेशन जो है वो डिस्चार्ज होगी या कोर्ट इन सर्कमस्टांसेस को भी कंसिडर करेगी कि इसने हो सकता है चोरी कर ली हो। सो ये थी आर्टिकल 129, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम इसमें आर्टिकल 129
जी को बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में कहते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करे, कोई विटनेस ही प्रोड्यूस ना किया जाए किसी पार्टी की तरफ से, तो हम 129 जी का बहुत कहते हैं सर इसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन लें कि अगर ये एविडेंस लेके आता तो इसके अगेंस्ट होनी सी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 129, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।